हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 25 जून 2021 और 25 जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इस क्लास की बात करें तो ये क्लास आपकी एयरफोर्स, SSC, बैंक, UPSI, रेलवे, स्टेट PCS, RO, UPSSC, पैट, वीडियो, लेखपाल, यानी कि जहाँ कहीं भी आपका करंट अफेयर आता उस क्लास के उस एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिट हो जाती है। ठीक है, और ये अगर क्लास की बात करें रोज सुबह 7 बजे ये लाइव रहती है पाठशाला विद गौरव चैनल पे, और अगर 8 बजे की बात करें तो एग्जाम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर ये क्लास लाइव रहती है। ठीक है, और इसके साथ साथ में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर नए, अगर अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी साथी अंत तक देखेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। आई थिंक मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आज का पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत मैं यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ। ये पहले प्रश्न का मैंने रखने का उद्देश्य ये बनाया ताकि आप ये समझे कि सोचो चैंपियन की बात यहाँ पर हो रही है तो आपको भी चैंपियन बनना है। समझते जरा सभी साथी। यहाँ पर प्रश्न है, न्यूजीलैंड बना विश्व टेस्ट चैंपियन। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि न्यूजीलैंड जो है अभी हाल ही में क्या बन गया है, विश्व टेस्ट चैंपियन यहाँ पर बन गया, मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की यहाँ पर बात हो रही है। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है, तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियन कौन बन गया है, उत्तर क्या आ जाएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा। ठीक है, अब इससे बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको साथ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत को हराकर, ये इसने किसको हराया, भारत को हराकर न्यूजीलैंड ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया है। उन्होंने 23 जून अभी हाल ही में हुआ था, मैंने आपको बताया था, 23 जून 2021 को साउथहैम्पटन में भारत को 8 विकेट से, कितने विकेट से हराया, 8 विकेट से हराकर यह उनका पहला ICC खिताब है। तो ये भी सभी साथी यहाँ पर याद रखेंगे। प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि न्यूजीलैंड ने पहली बार ICC खिताब कब जीता है। प्रश्न को देखो, होता क्या है कि जब आप एग्जाम में जाते हो तो इसी प्रश्न से क्या नाम कई सारे प्रश्न अलग तरीके से बना देता है, लेकिन अगर आपने डिटेल से पूरा पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट होता है। और अगर आप MCQs के माध्यम से पढ़ रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी समस्या आती है। ठीक है, तो यह उनका, अगर आपसे पूछ लेता है कि अभी न्यूजीलैंड का सबसे पहला ICC खिताब कौन सा हो जाएगा, तो ये न्यूजीलैंड का हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर इसी की हम बात करें, काइल जेमिसन न्यूजीलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, और जबकि केन विलियम्स को न्यूजीलैंड के प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है। और ये देखो, यहाँ पर चैंपियन होने की बात की एक अलग खुशी होती है, इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है, आप भी इसी तरीके से डेली टारगेट बनाइए, डेली टारगेट को अचीव कीजिए और फिर एक दिन आप भी चैंपियन बनेंगे। ठीक है, और उस खुशी को आप लोग महसूस करो कि जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा और जितनी सारी समस्याएं अभी चल रही हैं तो वो समस्याएं, उस ज्वाइनिंग लेटर आपको बहुत सारी समस्याएं कम कर देगा। ठीक है ना। तो आप डेली, मैं बोलता हूँ, डेली 7 बजे आपको लाइव क्लास में आना है, यहाँ पर सुबह 7 बजे। और कई सारे साथियों को कमेंट आता है कि सर क्लास को चेंज कर दो। अरे भाई, आप ये सोचो, अगर आप सुबह 7 बजे उठ के क्लास को नहीं ले पा रहे हैं तो आप सोचो कैसे अपने टारगेट को अचीव करोगे। ठीक है, अगर आप 7 बजे 8 बजे अगर क्लास को ले रहे हो या 9 बजे क्लास को ले रहे हो तो ये समझो आप उनसे तो और पीछे हो गए जो डेली की डेली सुबह 7 बजे उठ के क्लास को ले लेते हैं। समझ में आ गया। डेली टारगेट अपना 6 बजे आप उठ जाएं और 6 बजे उठने के बाद में 7 बजे क्लास जरूर लें यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गया। तो न्यूजीलैंड अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियन यहाँ पर बन गया है। आई थिंक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एक प्रश्न की हम लोग और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या हो जाएगा यहाँ पर कि दिल्ली, यहाँ पर है दिल्ली ने शुरू की कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गया। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में क्या है, 2 साल से क्या कोविड-19 के कारण जितने भी देश और जितने भी प्रदेश हैं ये सभी ग्रसित हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि मतलब लोगों के लिए आर्थिक योजनाएं लेके आए। जैसे अभी हमने आपको बताया था असम में आपकी आशीर्वाद योजना चालू की गई है, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे असम में क्या हो जाएगा, एक आशीर्वाद योजना वहाँ पे लॉन्च की गई है और उसके तहत क्या होगा, 2500 रुपये जो उस बच्चे को गोद लेंगे जिसके माता पिता खत्म हो गए हैं या एक्सपायर हो गए हैं, तो उसको वो क्या करेंगे, गोद लेंगे। उस गोद के कारण से क्या होगा कि उसका पालन पोषण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना यहाँ पर किसने जारी कर दी है, दिल्ली के द्वारा, ये दिल्ली सरकार के द्वारा जारी कर दी गई। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक प्रश्न को साथ में समझते हैं और आपको जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो भी साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, ये पूरा यहाँ पर एक योजना है।
ठीक, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना अभी हाल ही में कहाँ पर शुरू की गई, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि सर ये दिल्ली में की गई है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखो आगे समझते हैं। अब इसमें क्या है, ये उन लोगों को, परिवारों को 25 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो 50,000 का एक मुश्त मुआवजा प्रदान करेगा। और ये एक मुश्त करेगा तो 50,000 करेगा जिन्होंने कोविड-19 कारण अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया। अपने कमाने वाले सदस्य का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा था, कोई जिसके यहाँ, जैसे असम सरकार में क्या किया गया, माता पिता दोनों खत्म हुए होंगे तब वहां मिलेगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये निकाला कि भाई जो घर का कोई सदस्य था और वो कमाने वाला था, अगर उसकी डेथ हो गई तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अगर आपके साथ ऐसी कोई अनहोनी हुई है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आगे की बात करते हैं, ये लाभ दिल्ली सरकार की चल रही सामाजिक कल्याण योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के अतिरिक्त होंगे। मतलब ये अलग होगी, जो वो चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन ये अलग यहाँ पे जारी किया गया। सरकार आश्रित बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी भी उठाएगी। कहने का मतलब क्या, उनका मेडिकल का खर्चा, उनका एजुकेशन खर्चा भी दिल्ली सरकार यहाँ पर उठाएगी। तो समझ में आ गया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार के आर्थिक सहायता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार द्वारा। और ये तो अच्छे से आप लोग पहचान ही गए होंगे, ये कौन है? दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और अगर पूछा जाता है ये कितने, यहाँ पर कितना इनको दिया जा रहा है, 2500 रुपये। और यही सभी ज़्यादातर है कि सभी लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सब लोग 2500 रुपये ही दे रहे हैं। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। ऐसी महंगाई में चलो कम से कम ये कि कोई तो सरकार किसी के लिए कुछ कर रही है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 में 31वें स्थान पर भारत। यहाँ पर अब जरा समझ लेते हैं। अब प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में, प्रश्न समझना, जो भी साथी इसको नोट करते हैं साथ में, वो साथ में प्रश्न भी नोट कर लिया करें जैसे मैं आपसे बोलता हूँ। प्रश्न क्या बन जाएगा कि अभी हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएगा। अभी हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के द्वारा जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि सर यहाँ पर 31वां स्थान यहाँ पर भारत ने अपना स्थान बना रखा है। एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्या इसके और पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही कि समाचार पत्रों में विश्वास सूत्र को राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के 2021 में करीब भारत में 46 देशों में से कितने देश शामिल हुए थे? 46 देशों में शामिल हुए थे और 31वें स्थान पर ये रहा है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट जो अभी जारी की गई इसमें कितने देश शामिल हुए थे? आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि सर यहाँ पर 46 देश यहाँ पर शामिल हुए थे। तो यहाँ पर क्या है, भारत ने 31वें स्थान पर अपना नाम बना रखा है। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें, भारत के केवल 38% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे समाचार पत्रों पर भरोसा करते हैं। मतलब समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि अगर आपसे यहाँ पर सीधे अगर प्रश्न पूछ लेता है तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से दिमाग लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर कितने 62% लोगों ने न्यूज को क्या कर दिया? नकार दिया। भाई उसका रीज़न क्या है कि जो जनता के मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों को न दिखाकर वो सरकार की चापलूसी करने का काम करते। इसीलिए क्या अभी आपने देखा होगा कि कई बार मीडिया को बाइकाट कर दिया जाता है। वो क्यों किया जाता है भाई? जो सरकार, जो हम लोगों के मेन मुद्दे हैं, जैसे चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे आप किसी की बात करो, तो आपको ये बोला जाता है कि जो मीडिया होता है ये फोर्थ पिलर होता है देश को चलाने के काम में। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप सरकार की चापलूसी करने बैठ गए। जब सरकार की चापलूसी करोगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर है कि यहाँ पर 38% ने केवल उत्तर दिया कि वो समाचार पत्रों पर भरोसा करते हैं। मतलब 62% कैसे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। यहाँ पर फिनलैंड की अगर बात करें, समाचार पत्रों में समग्र उच्चतम था जबकि यूएसए में विश्वास का न्यूनतम स्तर रखा गया। कहने का सीधा सा तात्पर्य अगर पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा, भाई देखो फिनलैंड देश है, कई सारे कामों में फिनलैंड आगे है। ठीक है, तो फिनलैंड यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न समझते हैं। यहां पर रिपोर्ट में 10वां संस्करण 40 मीडिया बाजारों के ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित है ताकि यह समझा जा सकता है कि विभिन्न देशों के समाचार का उपयोग कैसे किया जा रहा है। और ये इसकी बात करें तो 10वां संस्करण था। मतलब ये 2011 से, कब से? 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2021 ये चल रहा है। तो मोटा मोटा आपसे इतना याद रखना है कि भाई अगर आपसे पूछ लेता है कि राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के द्वारा भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका उत्तर आ जाएगा सर 31वें नंबर पर यहाँ पर स्थान है। अगर पूछ लेता कि कितने देश इसमें शामिल हुए थे, तो 46 यहाँ पर देश शामिल हुए थे। अगर ये भी पूछ लेता कि सबसे टॉप नंबर पर कौन है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? फिनलैंड आ जाएगा।
ठीक समझ में आ गया। अगर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप इसी तरीके से डेली के डेली प्रश्न को तैयार करते रहे, आपका एक दिन करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी साथ में इतना तैयार हो जाएगा, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे, परीक्षा देने जाओगे, तो आपको ये लगेगा अरे ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो कैसे आएगा? ये तभी आएगा कि जब आप डेली सुबह 7 बजे लाइव क्लास को देखेंगे और अपने साथियों को जोड़ेंगे भी। ठीक, चलो भाई समझते हैं। जरा हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। कैबिनेट ने PMGKY 4.0 के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न को मंजूरी यहाँ पर प्रदान कर दी है। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पर प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा अभी हाल ही में, ध्यान से सभी साथी समझेंगे, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में अतिरिक्त खाद्यान्न को मंजूरी देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, PMKY 4.0 यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। और ये किसके लिए, अतिरिक्त खाद्यान्न को मंजूरी। अतिरिक्त खाद्यान्न का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं जरा। तो अतिरिक्त खाद्यान्न का मतलब क्या होगा, जो और भी खाने पीने की चीजें हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रोवाइड करने के साथ साथ में क्या होगा, जिन लोगों को इसकी जरूरत होगी, जैसे देखा होगा 5 किलो यहाँ पर राशन पानी यहाँ पर दिया जा रहा है, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, जो आप लोग गरीबी रेखा से नीचे यापन करते हैं उनका एक कार्ड बना होता है। पहले क्या होता था, पहले कार्ड जो पहले की बात करें, अगर 4-5 साल से पहले की बात करें, तो जितना डिजिटल नहीं था, तो क्या था, एक येलो कार्ड था, एक वाइट कार्ड था, उससे पता चल जाता था कि कौन सा कार्ड ये है। ठीक है, कौन से आप परिवार के स्तर पे आ रहे हो। चलो भाई समझते जरा। यहाँ पर बात हो रही कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कौन सा, गरीब कल्याण योजना, अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, गरीब कल्याण योजना। तो आपको ऐसे याद रखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की यहाँ पर बात हो रही है। तहत 30 नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन करने की मंजूरी यहाँ पर प्रदान कर दी है। ठीक है, अगर इसी की बात करें, इस योजना के तहत सरकार प्रति व्यक्ति आय 5 किलो, कितना, 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ये भी साथ में याद रखना है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत आने वाले 81.35 करोड़ लाभार्थी डीबीटी के अंतर्गत वाले प्रतिबंधों को परिवार को शामिल यहाँ पर कर लिया गया है। ठीक है, तो कौन से, अंत्योदय अन्न योजना के तहत भी इनको लाभ मिल रहा है। अगर इसी की बात करें, PMGKY कोविड-19 के खिलाफ गरीबों की लड़ाई में मदद करने शुरुआत किया गया था। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, ये आपका कब शुरुआत किया गया था, ये शुरू किया गया था जब आपका कोविड-19 शुरू हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसका आप क्या करें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, पाठशाला विद गौरव के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डेली की डेली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई जरा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जरा अगले प्रश्न को समझ लेते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझेंगे सभी साथी बहुत जरा ध्यान से। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। IIT मद्रास ने स्टार्टअप और जोखिम वित्त पोषण पर शोध हेतु सेंटर लॉन्च कर दिया। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जरा ये समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, सभी साथी ध्यान समझेंगे। क्या है, स्टार्टअप और जोखिम वित्त पोषण पर अभी हाल ही में कौन से शोध पर सेंटर लॉन्च किया गया है। सभी साथी यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हाल ही में स्टार्टअप और जोखिम वित्त पोषण पर शोध हेतु सेंटर खोला गया है, तो किसके द्वारा ओपन किया गया है। तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि सर यहाँ पर IIT मद्रास के द्वारा इसको खोला गया है। ठीक है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप MCQs के सारे मत रहें, आप पूरा डिटेल वाले आप क्लास को जरूर देखें, आपको बेनिफिट होगा यहाँ से। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपको अच्छा तो लगेगा, प्रेजेंट टाइम पे तो अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, आप MCQs के माध्यम से करंट अफेयर को तैयार कर लेते हो, लेकिन आप एक ही प्रश्न को तैयार कर पाओगे, कई सारे प्रश्नों को तैयार नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो समझते भाई। तो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, जब मैं प्रश्न बोलता हूं तो आप लोग उसको कॉपी में साथ में नोट करते चलिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या हो जाएगा, स्टार्टअप और जोखिम वित्त पोषण के द्वारा शोध हेतु सेंटर अभी लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो उत्तर क्या आ जाएगा कि सर यहाँ पर IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। इसी में अगला पॉइंट है, IIT मद्रास ने नवाचार, उद्यमशीलता, जोखिम पूंजी, अकादमिक एवं विचारशील नेतृत्व के लिए स्टार्टअप और जोखिम वित्त पोषण पर अनुसंधान केंद्र, ये इसका लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। ये स्टार्टअप उपक्रमों के लिए विशिष्ट विश्व स्तरीय डेटा भंडार का भी बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ अगर बात करें उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान आने वाली बाधा को ये भी दूर करेगा। मतलब जितने भी आपके हाई क्वालिटी के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर क्या करेगा, आने वाली बाधा को भी ये दूर करेगा। जोखिम का मतलब क्या होगा, जोखिम का जो आपकी समस्याएं आती उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, इसे शोधकर्ता और नीति निर्माताओं के लिए सुलभ बनाया जाएगा, जिससे शीर्ष
स्तरीय प्रकाशन भी हो सके यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टार्टअप का मतलब हो गया अपने व्यापार को आगे बढ़ाना, और जोखिम का हो गया जो भी समस्याएं आती हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक, तो आई थिंक उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा कि प्रश्न को कैसे आपको याद रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको याद करने के साथ साथ में आपको क्या क्या चीज़ें, मेन बात ये होती है कि आप कम समय में कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं सभी साथियों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि जो साथी ये सोच के बैठे हुए हैं कि अरे भाई कोविड के कारण से कोई से एग्जाम नहीं होगा, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कई सारी एग्जाम की डेट आपकी आ गई हैं। जैसे अगर हम बात करें बीएड की 18 जुलाई को लगा दी गई, और जैसे टीजीटी 2016 की जो डेट है वो 31 जुलाई को यहाँ पर लगा दी गई है। समझ में आ गया। मैंने एक वीडियो भी आपको अपलोड किया, टीजीटी पीजीटी जो भी साथी हैं वो उस वीडियो को जरूर चैनल पे जाएंगे और जरूर आप लोग देख लेंगे। ठीक, अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पर बात किसकी हो रही है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सेवा की गुणवत्ता में पुरस्कार जीत लिया है। तो समझते अब जरा यहाँ पर कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हाल ही में सेवा की गुणवत्ता में पुरस्कार जीतने वाला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, सेवा की गुणवत्ता में पुरस्कार जीतने वाला अभी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आप सभी का उत्तर क्या आएगा, सर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आप बात कर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो भाई समझ लेते जरा इसको। तो कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हाल ही में सेवा की गुणवत्ता में पुरस्कार जीतने वाला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न, इसी में हम लोग इसकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने गुणवत्ता में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार यहाँ पर जीत लिया है। अगर इसी की बात करें, यह एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI काउंसिल इंटरनेशनल क्या यहाँ पर क्या बात हो जाएगा, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल की यहाँ पर बात हो, इसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक, अगर इसकी बात करिए पुरस्कार मॉन्ट्रियल होगा। कैसा होगा, मॉन्ट्रियल होगा, और सितंबर 2021 में होने वाले CIA कस्टमर एक्सपीरियंस ग्लोबल समिट के दौरान इसको प्रदान किया जाएगा। तो ये भी सभी साथी यहाँ पर हाईलाइट करके इसको नोट कर लेंगे कि ये पॉइंट जो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। CIA ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कई पुरस्कार जीतकर ग्राहक सेवा लगातार उत्कृष्टता में प्रदान कर दी है। दुनिया भर के 6 हवाई अड्डों में से एक है जिसे 1 वर्ष की मान्यता यहाँ पर प्राप्त की गई है। तो ये भी सभी साथियों में मतलब टॉप नंबर पे रखा गया है। 6 में से सबसे टॉप नंबर पे कौन रखा गया, कोचीन। और कोचीन की बात करें तो ये कहाँ पर है, चेन्नई में। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, सभी साथियों को मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने जानकारी दी है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आप जितने भी साथी लाइव क्लास देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को शेयर वगैरह थोड़ा बहुत कर दिया करें। ठीक है, तो हम लोग आगे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात हो रही है, NTPC ने ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट का आयोजन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ध्यान सभी साथी समझेंगे। प्रश्न आएगा कि ध्यान सभी साथी बताएंगे यहाँ पर कि ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट का आयोजन अभी किसके द्वारा किया गया है। ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो आप सभी का उत्तर क्या आएगा कि सर यहाँ पर NTPC के द्वारा किया जाएगा। अब जरा यहाँ पर बात किसकी हो रही, NTPC की बात हो रही। तो NTPC का पूरा नाम समझ लेते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की यहाँ पर बात हो रही। किसकी बात हो रही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। चलो इसी में अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। NTPC लिमिटेड और ग्रीन हाइड्रोजन ने 2 दिवसीय कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया है। तो यहाँ पर किसकी, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ग्रीन और NTPC ने 2 दिवसीय यहाँ पर क्या है, कार्यशाला का आयोजन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन ने अभी सबसे लोकप्रिय और मांग वाले क्षेत्रों में से एक और इसे ऊर्जा का अगला वाहक के रूप में इसको माना है। ठीक, अगर इसी की हम बात करें ब्रिक्स देशों की, किसकी, ब्रिक्स देशों की अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझा करने के लिए यहाँ पर भाग लिया गया है। ठीक, अगर और इसकी बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के तरीकों को पेश करता है, यानी कि उन चीज़ों को बताता भी और क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ पर नुकसान हो रही है, क्या क्या चीज़ से बेनिफिट होने वाला है, सभी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, अगर इसी के और पॉइंट की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने इस साल उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर हो जाएगा, रिफाइनरी के हाइड्रोजन खरीद दायित्वों के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की यहाँ पर शुरुआत की है। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। तो कौन से वर्ष की शुरुआत की गई, तो उत्तर क्या आ जाएगा कि सर 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछ लेता है कि ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो किसमें और किसमें किया, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, NTPC यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न जो मैं आपके लिए डेली लेके आता हूँ, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं। मैं चाहूँ तो उसको 1 से 1.5 घंटे में खींच सकता हूँ, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे पता कि आपका समय कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और आप लोग इसी तरीके से क्लास को डेली शेयर वगैरह आप लोग करते रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? गुजरात सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 का लॉन्च किया है। समझ में आ गया? सबसे पहले नंबर पे आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में, देखो समझो प्रश्न कैसे आता है। प्रश्न आएगा, अभी हाल ही में कौन सी सरकार ने अपनी कृषि योजना को लॉन्च कर दिया है। समझ में आ गया? कृषि, तो यहाँ पर कौन सा कृषि विविधीकरण योजना जो है 2021 के लिए लॉन्च कर दिया। लॉन्च का मतलब समझ रहे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्च करा जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया? गुजरात सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया है। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। गुजरात सरकार ने कृषि विविधीकरण 2000 योजना का लॉन्च यहाँ पर कर दिया है। अगर इसकी बात करें, इसमें आदिवासी क्षेत्रों के वन बंधु किसानों को लाभ मिलेगा। मतलब ये जो योजना किसके लिए है? ये मेन और योजना है, ये आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिए योजना यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। इस योजना से राज्य के 14 आदिवासी जिलों में 26 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। ये भी पॉइंट साथ में आप लोग याद रखना है। इस योजना से 14 आदिवासी जिले हैं, जो भी वहाँ के आदिवासी जिले, उनको 26 लाख से अधिक किसान यहाँ पर लाभान्वित होंगे, ठीक है। समझ में आएगा सभी साथियों को। इसी की अगर हम बात करते हैं, इस योजना के तहत आदिवासी में 31 करोड़ रुपए की खाद बीज सहायता मिलेगी, जिसमें 45 किलो यूरिया मिलेगी, 50 किलो NPK मिलेगी और 50 किलो आपको अमोनियम सल्फेट दिया जाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भाई ये बताओ इस योजना के तहत क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि सर 45 किलो इसमें यूरिया मिलेगा, और अगर यहाँ पर बात करें तो 50 किलो आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा? NPK मिल जाएगा। ये होता है आपका DAP, इसको DAP बोला जाता है, ठीक। और 50 किलो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट भी दिया जाएगा। तो ये देखो क्या है, एक योजना है कृषि विविधीकरण योजना। इसके तहत ये सभी सारी चीजें किसानों को प्रोवाइड कराई जाने, और कहाँ के किसानों को? तो ये गुजरात के किसानों को, और गुजरात में कौन से किसानों को? जो आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक। समझ में आ गया? और कितने किसानों को? तो 26 लाख से अधिक किसानों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक साथ में कितने सारे प्रश्नों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपका कोई भी एग्जाम 360 के लेवल पे आप जब करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो कोई भी आपका प्रश्न गलत यहाँ पर होने वाला नहीं है, ठीक। समझ में आ गया सभी साथियों को? हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सभी साथी ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि नवी एशियाई मंत्री ऊर्जा गोल मेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। आप जरा समझ लेते हैं यहाँ पर प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न कैसे ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में, देखो समझो सभी साथी, प्रश्न आएगा अभी हाल ही में नवी एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का कौन अभी मेजबानी करेगा, ठीक है। तो आप सभी का उत्तर आ जाएगा क्या सर? यहाँ पर क्या आ जाएगा कि भैया यहाँ पर कौन करेगा? अपना देश भारत मेजबानी इसकी करने वाला है, ठीक। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, इसके एक एक पॉइंट को हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के अनुसार भारत अगले साल नवे एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की यहाँ पर मेजबानी करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसी के साथ साथ शिखर सम्मेलन 2018 में अबू धाबी, 2018 में पिछली बार अबू धाबी वो समझौते को आगे को बढ़ाएगा। मतलब 2018 में जो अबू धाबी में शिखर सम्मेलन हुआ था 2018, उसी को यहाँ पर क्या करेगा? भारत उसकी मेजबानी को करने वाला है, ठीक है। तो IEF की अगर हम बात करें, IEF दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है, और जिसके तहत 71 सदस्य वैश्विक ऊर्जा बाजार में 90% हिस्से के लिए यहाँ पर जिम्मेदार हैं। समझ में आ गया सभी साथियों को? इसी की भाई कि यहाँ पर एशिया की बात हो रही है, तो एशिया तो आपको पता ही है सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा यहाँ पर ये संगठन भी तो सबसे बड़ा होगा। यह एक स्थायी कैसा ये कि स्थायी समावेशी भविष्य को ऊर्जा बाजार स्थिरता को प्रस्ताव बढ़ाने के लिए ऊर्जा सम्मान पर आयोजित करता है। सीधे सीधे आपको याद रखना है कि नवी एशियाई मंत्री परिषद ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अगर ये पूछ लेता है ये कौन से समझौते को आगे बढ़ाएगा, तो शिखर सम्मेलन 2018 के अबू धाबी के समझौते को यहाँ पर आप लोगों के सामने बढ़ाएगा। अगर ये पूछ लेता है कि इसमें कितने सारे सदस्य हैं, तो आपको उत्तर क्या आएगा? सर इसमें 71 सदस्य हैं। कितने? 71 सदस्य हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो आप लोग जितने भी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ थम्स अप जरूर करते रहें, ठीक है। और डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास के लिए आना है। थोड़ी बहुत अगर आगे पीछे 7, 10, 7:30 अगर क्लास हो जाती है तो आप लोग परेशान मत होया करें। आप लोग
चैनल पे आएँ और चैनल पे आके आपको डेली की डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास को देखना ही देखना है। ठीक है, आप टारगेट करें, आप 7 बजे अगर क्लास शुरुआत करते हो 7:30 तक क्लास फिनिश हो जाती है, आप दिन भर के लिए फ्री हो जाते हो और दिन भर फ्री आप जो भी टारगेट बनाए उनको अचीव करते रहो अपना। तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि अरे करंट अफेयर हमारा छूटा हुआ, हमें इसको पढ़ना पड़ेगा अलग से। ठीक, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी साथी बहुत साथी ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे और अगर आप इसी तरीके से समझते रहे तो आपको एक दिन करंट अफेयर और स्टैटिक जी के साथ में इतना तैयार हो जाएगा कि जैसा मैंने टैगलाइन अपनी दी है कि करंट अफेयर हुआ पढ़ना आसान, सीधे छपेगा आपके दिमाग में। अगर आपको कुछ भी हमारी क्लास से इंप्रूव हो रहा है तो प्लीज़ सभी लोग थम्सअप करेंगे और थम्सअप करने के साथ में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर मुझे बेनिफिट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, समझते हैं जरा सभी साथी। यहाँ पर पॉइंट है, अगला प्रश्न है आपका, जमशेद जी टाटा 100 वर्षों में दुनिया के शीर्ष परोपकारी के रूप में यहाँ पर नामित हो गए हैं। अब एक एक पॉइंट ये क्या है, कौन थे, सभी पॉइंट आपको साथ में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। अब जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही जमशेद जी टाटा ने 100 वर्षों में, कितने वर्षों में, 100 वर्षों में दुनिया के शीर्ष परोपकारी। परोपकारी का मतलब पहले समझ लेते, परोपकारी का मतलब होता है किसी दूसरे की सहायता करना, उसको बोला जाता है परोपकारी, कि देखो ये परोपकार कर रहा है। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही हारून रिसर्च एंड एडेलॉगी फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर क्या है, एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उस रिपोर्ट के द्वारा टाटा समूह के संस्थापक, टाटा समूह के जो संस्थापक वो कौन है, जमशेद जी टाटा। कौन है, जमशेद जी टाटा पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी भूत के रूप में यहाँ पर निखर के आए हुए हैं। ठीक है, क्यों, जरा ये समझेंगे। रिपोर्ट में उनके दान का वर्तमान मूल्यांकन कितना है, करीब $102 बिलियन आका गया है। तो देखो कितना यहाँ पर इन्होंने परोपकार कर दिया है। ठीक, समझ में आ गया। इसी के साथ साथ में अगर बात करें, उनके बाद बिल एंड मिलिंडा गेट्स हैं जो 74 पॉइंट इतने बिलियन डॉलर हैं। वॉरेन बफेट की बात करें तो 37 कुछ बिलियन डॉलर है। जॉर्ज सोरेस की बात करें तो ये भी आपका नाम यहाँ पर रखा है। और इसके अंतिम में जेडी रॉकफेलर यहाँ पर जो इतना आपका डॉलर ये इन्होंने दान करके रखा हुआ है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सभी साथी नोट कर लेंगे, भारतीय उद्योग का इनको जनक माना जाता है। जो भी इंडस्ट्रीज है भाई, आप सीधे सोचो, टाटा, देखो टाटा का आज क्या नहीं आ रहा, आप ये बताओ। टाटा का मोबाइल भी आपका आ रहा है, टाटा का नमक भी आ रहा है, टाटा की गाड़ी भी आ रही है और टाटा के जितनी भी सारी टाटा की गाड़ियां भी आ रही हैं। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि इसीलिए इनको भारतीय उद्योग का जनक भी बोला जाता। क्यों बोला जाता, सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे पूछ लेता है जमशेद जी टाटा 100 वर्षों में दुनिया के शीर्ष परोपकारी के रूप में इनका नाम घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर पूछ लेता है कि कितना इन्होंने दान किया तो आपको यहाँ पर बताना 102.4 बिलियन डॉलर यहाँ पर आंका गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो बिलियन बहुत होता है, आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा कितना सारा इन्होंने दान दे रखा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहा है ये कौन है, ये जमशेद जी टाटा हैं। अच्छे से आपको समझना है। इसी तरीके से आप भी बड़े बनिए, आप भी लोगों को परोपकार करिए। और जरूरी नहीं कि इंसान के पास पैसा हो तभी वो परोपकार कर सकता है। भाई मैं आपको सुबह 7 बजे क्लास लेकर, ये क्या एक परोपकार है आपके लिए। ठीक है ना। तो लेकिन आपको इसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। आपको लगता है अरे ठीक है करंट अफेयर तो बहुत सारे जगह से मैं पढ़ लूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचिए इस क्लास को बनाने में कितना सारा एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है ना। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, अपना काम डेली का डेली नहीं कर पा रहे हो। आप लोग डेली लाइव क्लास में नहीं आते हो, डेली कई सारी आप लोगों को समस्या आ जाती है। बिना कहे आप डेली 7 बजे क्लास में आपको यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि आपको क्या करना है कि डेली की डेली आपको, अगर यहाँ तक आप लोग आ गए हैं, अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो आपको करना क्या है कि जो भी साथी चैनल पे हमारे नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके साथ साथ में क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने से बेनिफिट ये होगा कि जैसे मैं कोई वीडियो क्लास अपलोड करूँगा तो आपके पास में क्या होगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आने से क्या होगा कि आपको जैसे ही क्लास अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे आप डायरेक्ट क्लास को आ सकते हैं। और आपको ज़्यादातर क्लास को लाइक करना है, लाइक करने के बाद में शेयर करना है, शेयर करने के साथ में आपको आज की सेशन के बारे में कमेंट करना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या चीज़ें और इम्प्रूव होनी चाहिए, क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। आपने व्यूज़ जरूर दें,
अपने जो भी आप विचार रखना चाह रहे हैं वो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारा फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे हमारा पेज बना है पाठशाला विद गौरव के नाम से, यहाँ पर आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसके साथ में इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। और या आप अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो पाठशाला विद सर्च करिएगा, आपको वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आप ट्विटर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर में क्या है कि आपको कई सारे कैंपेन चलते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको जानकारी भी मिलती रहेगी, ठीक है। यूट्यूब पे तो आप लोग हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आपको डेली यहाँ से जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड होती रहे। आई थिंक मुझे उम्मीद है चीज़ें आपके बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। एक एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, कम समय में पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। तो अगर आप डेली की डेली आधे घंटा अगर करंट अफेयर को दे देते हैं, आपका चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार होती रहेंगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं हुई होगी। अगर आप नहीं होती है तो इसका मतलब क्या कि बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक उम्मीद है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर किसी और, हाँ थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं। कई सारे साथियों को मैं बता दूं क्लास के लिए, तो क्लास के लिए अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास के लिए सभी साथी समझ लेंगे 7 AM पर डेली आपको 7 AM पर आना है। किसके लिए? करंट अफेयर के लिए क्लास होती है। और 8 PM पर रात में 8 बजे आपको डेली क्लास आती है रीजनिंग की। और 9 PM पर आपकी किस क्लास आती है? किसकी? जीके और जीएस की। तो सभी साथी इसको स्क्रीनशॉट ले लें, चाहो तो इसको नोट कर लें। आपको बिना कहे आना है, ये नहीं कि जब मैं उसका लिंक शेयर करूं या मैं उसका नोटिफिकेशन आऊँ तब, आपको बिना नोटिफिकेशन के आपको ये क्लास का टाइम है तो आपको क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।